हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका स्वागत है। यहाँ किताबें बोलती हैं और आप सुनते हैं। आज की समरी आपके जीवन को सफल बनाने में बहुत मददगार साबित होगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक सुनो। आत्मानुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि ये मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अनुशासन का अर्थ है बार बार वही सही कार्य करना जिससे धीरे धीरे आदत बनती। बुक द पावर ऑफ डिसिप्लिन में बताया गया है कि जब लोग आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति की आवश्यकता वाले कार्य करते हैं तो मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्सों में गतिविधि बढ़ जाती है। विशेष रूप से वेंट्रल मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे निर्णय जो दीर्घकालिक लाभ के लिए होते हैं उनमें मस्तिष्क की यह गतिविधि अधिक पाई जाती है। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट जैसे प्रयोगों ने यह दिखाया है कि जो लोग तात्कालिक सुखों को टाल सकते हैं वे भविष्य में अधिक सफल होते हैं। उनके मस्तिष्क का वह हिस्सा अधिक सक्रिय होता है जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि आत्म अनुशासन कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास, फोकस और कार्यकारी कार्य जैसे कि स्मृति, लचीलापन, प्राथमिकता निर्धारण और नियंत्रण आत्म अनुशासन की कुंजी है। मस्तिष्क के विशेष हिस्से जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करके इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। इच्छा शक्ति भी थक सकती है, जैसे कि एक मांसपेशी जब इसका अत्यधिक प्रयोग होता है तो ये क्षीण हो जाती है, जिसे विल पावर फैटीग कहा जाता है। विल बॉमाइस्टर के अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि जो लोग पहले से थके हुए होते हैं वे कठिन कार्यों को जल्दी छोड़ देते हैं। मस्तिष्क की मुख्य प्राथमिकता जीवित रहना है, इसलिए जब हम तनाव या कम ऊर्जा के स्तर में होते हैं तो मस्तिष्क तुरंत संतुष्टि की ओर दौड़ता है। इसलिए आत्म अनुशासन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने आप को प्रलोभन से दूर रखें। उदाहरण के लिए, खाने की गलत चीजें घर में ना रखें या भूख लगने पर ही खरीदारी ना करें। तनाव भी आत्म अनुशासन को प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क तात्कालिक फैसले लेता है और दीर्घकालिक लक्ष्यों की अनदेखी करता है। इस कारण हम गलत निर्णय ले सकते हैं। आत्म अनुशासन का मूल सिद्धांत सरल है। जब आप जानते हैं कि क्या करना सही है तो वही करें, भले ही आपका मन ना हो। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जीवन में बहुत सी समस्याओं की जड़ आत्म अनुशासन की कमी होती है। चाहे वो रिश्तों में तनाव हो, वित्तीय अस्थिरता हो या पढ़ाई और करियर में पिछड़ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आत्मनियंत्रण की कमी छिपी होती है। आत्म अनुशासन व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब लोग अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जैसे कि जंक फूड खाना या समय बर्बाद करना, तो वे भीतर से असहाय महसूस करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद के हाथ में ले चुका है। इसके अलावा आत्म अनुशासन रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अक्सर रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि लोग अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है तो वो धैर्यपूर्वक और समझदारी से रिश्तों में तालमेल बिठा पाता है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। आत्म अनुशासन रखने वाले लोग जल्दी नाराज नहीं होते, क्योंकि वे अपने आत्म मूल्य को दूसरों की राय से नहीं मांगते। वे आत्म सजग होते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, जिससे वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत रहते हैं। शोध बताते हैं कि जिन छात्रों में आत्मनियंत्रण अधिक था वे नशीली दवाओं या खतरनाक ड्राइविंग जैसे व्यवहार से दूर रहते थे। आत्म अनुशासित बनने में मानसिक अवरोध भी आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई लोग इन रुकावटों से डरकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये अवरोध कैसे काम करते हैं तो उन्हें पार करना आसान हो जाता है। अक्सर हम जानते हैं कि हमें क्या पाना है और हमारे भीतर आत्म अनुशासन भी बढ़ रहा होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। ये स्टेटस को बायस की वजह से होता है, यानी हम जो पहले से जानते हैं उसी से चिपके रहना पसंद करते हैं। सैंक कॉस्ट फॉलेसी ये दर्शाती है कि लोग खराब हालात में भी केवल इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें पहले से समय या ऊर्जा लगा दी होती है। वे ये सोचते हैं कि अगर अब छोड़ दिया तो सब व्यर्थ चला जाएगा, भले ही आगे बेहतर विकल्प मौजूद हो। लॉस एवर्जन थ्योरी बताती है कि लोग कुछ खोने के डर से बदलाव नहीं करना चाहते, भले ही जो उनके पास है वो बहुत मूल्यवान ना हो। बदलाव के साथ एक अनिश्चितता जुड़ी होती है और हम इस डर में रहते हैं कि कहीं वो नुकसानदेह ना हो। इसके साथ ही फियर ऑफ रिग्रेट भी होता है। ये डर
कि अगर बदलाव का फैसला गलत निकला तो समाज या परिवार क्या सोचेगा। इसी डर से लोग अपने पुराने रास्तों पर टिके रहते हैं। एक और कारण है मियर एक्सपोजर इफेक्ट, जिसका मतलब है कि जिस चीज को हम बार बार देखते या अनुभव करते हैं वही हमें अच्छी लगने लगती है, भले ही वो आदत या स्थिति हमारे लिए लाभकारी ना हो। यही आदतें हमें पुराने ढर्रे से निकलने नहीं देती। लेकिन अगर हम बार बार नई सकारात्मक आदतें अपनाएं तो वही आदतें नई सामान्य स्थिति बन सकती है। अगर हम अपने फैसलों को भावनाओं से हटकर तर्क की दृष्टि से देखें और अपने विचारों का मूल्यांकन करें तो हम ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अंततः असफलता से ज्यादा खतरनाक है पछतावा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों और सोच को सक्रिय रूप से जांचें और उन्हें बेहतर बनाएं ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता तो वो गंभीर समस्याओं में पड़ सकता है, क्योंकि वो लगातार वही गलतियां दोहराता है और सुधार की गुंजाइश ही नहीं देख पाता। इसे ही डनिंग क्रूगर प्रभाव कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति किसी विषय में अयोग्य होते हुए भी खुद को उस क्षेत्र में योग्य समझता है। डनिंग और क्रूगर ने यह पाया कि जिन लोगों में हास्य, तर्क या व्याकरण की समझ कम थी, वे अपनी इस कमजोरी को पहचान भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनमें आत्म मूल्यांकन की क्षमता ही नहीं होती। ये प्रभाव आम जीवन में भी देखा जाता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत समझदार समझता है लेकिन असल में वो अनुभवहीन होता है। वहीं जो लोग वास्तव में कुशल होते हैं वे अक्सर अपनी योग्यता को लेकर विनम्र होते हैं और सीखते रहने का भाव रखते हैं। आत्म अनुशासन की बात करें तो ये भी एक कौशल है जिसे हम कभी कभी अधिक आंक लेते हैं। हो सकता है हमें लगे कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अभी और भी सीखने की जरूरत होती है। जितना अधिक हम किसी विषय में गहराई से उतरते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हमें कितना और जानना बाकी है। इस भ्रम से बचने के लिए जरूरी है कि आत्मविश्वास और आलोचना स्वीकार करने की क्षमता के बीच संतुलन बना रहे। अगर कोई हमें सुधार की सलाह दे तो हमें उसे ईमानदारी से लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने अहम में आकर उसे गलत ठहराएं। साथ ही हमें खुद को लगातार विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। ये मान लेना कि अब हमें सब कुछ आता है आत्मविकास की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। डनिंग क्रूगर प्रभाव से बचने का एक और तरीका है कि हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो किसी क्षेत्र में हमसे आगे हैं, ताकि हम खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा पा सकें। साथ ही अपनी प्रगति को ट्रैक करना और सीखने के लिए संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कि कोर्स या ऐप्स, भी मददगार हो सकते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि पूर्णता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर इंसान में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। इसलिए दूसरों की गलतियां देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो आत्म अनुशासन का विकास अधिक स्थायी और प्रभावशाली बन जाता है। सुबह की दिनचर्या आपके पूरे दिन को प्रभावित करती है। अगर आप बार बार अलार्म स्नूज करते हैं और देर से उठते हैं तो दिन की शुरुआत ही गलत होती है, जिससे बाकी का दिन भी खराब हो सकता है। इसके विपरीत अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं और पौष्टिक नाश्ता करते हैं तो आप पूरे दिन सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कई सफल लोगों की सुबह की दिनचर्या इसका प्रमाण है, जैसे ओबामा, बिल गेट्स और ओपरा विनफ्रे, जो अपनी सुबह को अनुशासित और रचनात्मक तरीके से शुरू करते हैं। सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन के अंत में भी एक शांत और व्यवस्थित दिनचर्या आवश्यक है, ताकि मस्तिष्क और शरीर विश्राम कर सके। अच्छी नींद न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपकी उत्पादकता के लिए भी जरूरी है। इसके लिए डिजिटल डिवाइस बंद करना, पढ़ना या हल्के स्ट्रेचिंग जैसी गतिविधियां मददगार होती हैं। इसके साथ ही आभार प्रकट करना आत्म अनुशासन को मजबूत करने का एक और तरीका है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग ज्यादा आभार जताते हैं उनमें आत्मनियंत्रण भी अधिक होता है। सुबह या रात को 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। लंबी अवधि के लक्ष्यों को पाने के लिए उन्हें छोटे दैनिक लक्ष्यों में बांटना मददगार होता है। जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम लगातार अपने सपने के करीब पहुंचते हैं और प्रेरणा बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 60 पाउंड वजन कम करना चाहता है तो उसे 12 महीनों में बांटकर प्रति सप्ताह थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। बेहतर नींद पाने के लिए दिन में छोटे झपकी लें, रात में कैफीन और भारी भोजन से बचें और एक आरामदायक वातावरण बनाएं। ये सब आपकी दिनचर्या और आत्म अनुशासन को बेहतर बनाता है। व्यवस्थित रहना भी आत्म अनुशासन का हिस्सा है।
जब सब कुछ अपनी जगह पर होता है तो उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, ऊर्जा बनी रहती है और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकतर सफल लोग सुबह 8 बजे से पहले 2 महत्वपूर्ण आदतें जरूर अपनाते हैं: ध्यान या प्रार्थना करना और पढ़ना। ध्यान मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता को बढ़ाता है, जबकि पढ़ना आपके ज्ञान और विकास को गति देता है। सफल लोग मनोरंजन के बजाय पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। अच्छी आदतें धीरे धीरे विकसित की जाती हैं और वे आपके चरित्र, सोच और जीवन की दिशा को तय करती हैं। अगर आप आत्म अनुशासन में सुधार करना चाहते हैं तो यह आपके दैनिक कार्यों में परिलक्षित होना चाहिए। नेवी सील्स दुनिया के सबसे अनुशासित लोगों में माने जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग का स्तर इतना कठिन होता है कि अधिकांश सैनिक शुरुआती चरण में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इसे पूरा कर लेते हैं वे ये समझ जाते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब शरीर थक जाता है और दिमाग हार मानने लगता है, तब भी हम अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। इस स्थिति में जो लोग मानसिक और शारीरिक पीड़ा को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति विकसित करते हैं। यह 40% नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा है और अगर हम अपने मन की हार मानने वाली आवाज को चुनौती दें तो असंभव भी संभव हो सकता है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है अगर हम खुद पर विश्वास करें, लेकिन यदि हम हार मान लें तो यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब हम खुद को सीमित मान लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं देख पाते। इसके साथ ही अध्याय में प्लेसिबो इफेक्ट का जिक्र है, जो ये दर्शाता है कि केवल ये विश्वास कि आपने कोई चीज ली है जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, वास्तव में आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारा मस्तिष्क किसी भ्रम को भी सच्चाई में बदल सकता है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। नेवी सील्स जिस तरह तनाव में अपने शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीखते हैं, वो भी आत्मानुशासन का एक बड़ा हिस्सा। वे बॉक्स ब्रीदिंग नामक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 सेकंड के अंतराल पर सांस लेना, रोकना और छोड़ना शामिल है। यह तरीका किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। इसके बाद लेखक 10x नियम पर रोशनी डालते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचते हैं तो आप उसे पाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। इसका मकसद आपको औसत सोच से बाहर निकालना है ताकि आप एक बड़ी सोच और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप ज्यादा कर सकते हैं तो आपकी आदतें और अनुशासन भी उसी स्तर पर पहुंचने लगते हैं। लेखक 10 मिनट नियम की बात करते हैं, जो यह सिखाता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले खुद को 10 मिनट का समय दे। यह तरीका तात्कालिक संतुष्टि को टालने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, चाहे वो खाने की इच्छा हो या कसरत के दौरान थकान। अगर आप 10 मिनट और रुक जाएं तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में इतने थके हुए नहीं थे और आप ज्यादा कर सकते हैं। लेखक पार्किंसन का नियम के बारे में बात करते हैं, जो कहता है कि काम उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया गया हो। यानी जब समय ज्यादा होता है तो हम कार्य को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। इसका समाधान है अपने कार्यों को सीमित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखना। इसके बाद टाल मटोल की आदत को आत्मानुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। जब हम सोचते हैं कि किसी कार्य को करने का सही समय आएगा तो हम बस खुद को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसा समय कभी आता नहीं है। जो भी करना है उसकी शुरुआत अभी करनी चाहिए, भले ही आप पूरी तरह तैयार महसूस ना करें। ज्यादा सोच विचार या अधिक योजना बनाना भी एक और रूप है टाल मटोल का, जो आपको कभी शुरुआत ही नहीं करने देता। 70% नियम एक सरल पर असरदार उपाय बताया गया है। जब आपको लगे कि आप किसी चीज में 70% तैयार हैं तो उसे कर डालिए। 100% निश्चितता की प्रतीक्षा व्यर्थ है, क्योंकि सफलता केवल प्रयास करने से मिलती है। फॉल्स होप सिंड्रोम यानी झूठी उम्मीदों की बीमारी एक और बड़ी बाधा है। हम सोचते हैं कि आदतें बदलना आसान है और इसलिए हम बड़े लक्ष्य बना लेते हैं जिन्हें निभा पाना मुश्किल होता है। जब बार बार असफलता मिलती है तो हम खुद को और ज्यादा असफल महसूस करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को यथार्थवादी और टिकाऊ रखें और धीरे धीरे उन्हें हासिल करें। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन कभी भी सहज नहीं होता। यह हमेशा असुविधाजनक होता है, क्योंकि ये हमें हमारी आदतों और इच्छाओं के विरुद्ध जाने को कहता है। लोगों को अनियमित जीवन शैली इसलिए आसान लगती है
क्योंकि उसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अनुशासन में हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। इस असुविधा से निपटने का एक तरीका है असुविधा का अभ्यास करना। जब आप खुद को असुविधाजनक स्थितियों में डालते हैं, जैसे डर का सामना करना, नए अनुभव लेना या अपनी आदतों को तोड़ना, तो आपका मानसिक संयम और इच्छा शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती है। लेखक जिया जियांग का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 100 दिन तक जानबूझकर अस्वीकृति का सामना कर अपने आत्मविश्वास को विकसित किया। इसके साथ ही अर्ज सर्फिंग का परिचय दिया गया है, जो ये सिखाता है कि कैसे किसी आदत या लालच को दबाने की बजाय उसे एक लहर की तरह देखना चाहिए, जो उठती है, बढ़ती है और फिर अपने आप खत्म हो जाती है। अर्जेस यानी इच्छाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें समझना और सहन करना ज्यादा कारगर तरीका है। यदि हम अर्जेस को सिर्फ महसूस करें और उनसे खुद को अलग समझें, तो वे अपना असर खो देती हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा रखना काफी नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रणाली की जरूरत होती है। और यह प्रणाली आत्म अनुशासन, असुविधा को स्वीकार करने की आदत और अर्जेस पर नियंत्रण से बनती है। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है, वही अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य परिणाम पर केंद्रित होते हैं, जबकि सिस्टम उस प्रक्रिया पर ध्यान देता है जिससे वो परिणाम संभव होता है। यदि आप केवल परिणाम की चिंता करेंगे और प्रक्रिया को नजरअंदाज करेंगे, तो आप असफल हो सकते हैं, भले ही आपका इरादा सही हो। अगर आप सिर्फ लक्ष्य को पाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी खुशी भी उसी लक्ष्य पर टिकी होती है। आप तब तक खुद को खुश रहने की अनुमति नहीं देते जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए। सिर्फ एक लक्ष्य पूरा कर लेना स्थायी प्रेरणा नहीं दे सकता। ये योयो इफेक्ट पैदा करता है, जहां आप एक लक्ष्य को पूरा करते हैं और फिर वापस पुराने रास्तों पर लौट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में सिस्टम या प्रक्रिया को बनाए रखें, ताकि आप लगातार विकास करते रहें और बदलाव को स्थायी बना सकें। बहुत से लोग बार बार अच्छी आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि बुरी आदतें जड़ से हटती ही नहीं लगी। इसका कारण यह है कि हम बदलाव को गलत स्तर से शुरू करते हैं। हम सिर्फ परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, आदत या पहचान नहीं। बदलाव के 3 स्तर होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते, यानी अपने बारे में सोचने का तरीका, तब तक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। एक उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जो धूम्रपान छोड़ रहा है, अगर वो कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो अब भी खुद को अंदर से धूम्रपान करने वाला ही मानता है। जबकि अगर कोई कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, तो ये उसकी नई पहचान को दर्शाता है। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अपने व्यवहार को अपनी नई पहचान से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक लेखक, धावक या संगीतकार मानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन आदतों को अपनाते हैं जो उस पहचान के अनुकूल है। लेखक यह भी बताते हैं कि शाओलिन भिक्षु और अत्यधिक अनुशासित लोग जैसे नेवी सील्स में बहुत समानता है। दोनों अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए तात्कालिक सुखों का त्याग करते हैं और एक सुसंगत दिनचर्या अपनाते हैं। अध्याय के अंत में ये कहा गया है कि अब समय है कि हम ध्यान के अभ्यास को अपनाकर अपने भीतर के व्यक्ति से जुड़ें और आत्म अनुशासन को एक स्थायी आदत में बदलें। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, और इसे अपनाने से आत्म अनुशासन विकसित होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ घंटों चुपचाप बैठना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ध्यान आपको मानसिक मजबूती देता है, आपके विचारों पर नियंत्रण सिखाता है और आपको तात्कालिक सुख से दूर रखकर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। ध्यान से मन शांत होता है, ऊर्जा बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्थिर और संतुलित रह सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि केवल कुछ दिनों के नियमित ध्यान से ही तनाव और चिंता में कमी आती है। लेखक 2 प्रमुख ध्यान विधियां बताते हैं। पहली, जस्ट सिटिंग, जिसमें व्यक्ति आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी विधि शिकांताजा है, जिसमें सिर्फ बैठकर आने जाने वाले विचारों को देखना होता है, बिना उन्हें पकड़े या उन पर प्रतिक्रिया दिए। ये अभ्यास व्यक्ति को अपने विचारों से मुक्त होने और उन्हें केवल पर्यवेक्षक की तरह देखने की क्षमता देता है। लेखक कहते हैं कि ध्यान को अपनी दिनचर्या में एक अनिवार्य हिस्सा बना लेना चाहिए, जैसे सुबह शाम 5-5 मिनट से शुरुआत करें। यह एक साधना है
और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा ध्यान सहज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करने का संकल्प ले, न कि सिर्फ कोशिश करे, क्योंकि कोशिश करना अक्सर हार की शुरुआत होती है। आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम है ट्राई, यानी कोशिश शब्द को अपने शब्दकोश से हटाना। लेखक कहते हैं कि यह शब्द सुनने में भले ही सकारात्मक लगे, लेकिन असल में ये आपके आत्मविश्वास और कार्य की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। जब आप किसी काम को करने की कोशिश कहते हैं तो आप खुद को असफल होने का विकल्प दे रहे होते हैं। इसके विपरीत अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं ये करूंगा, तो आप अपने भीतर एक ठोस और निर्णायक सोच विकसित करते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ और ना करें तो कम से कम अपने पूर्ण सामर्थ्य तक जरूर पहुंचे। इसके लिए आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। जीवन कभी स्थिर नहीं होता, ये निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं तभी हम अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आप अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रमित हैं तो सबसे पहले ये तय करें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट और प्रेरणादायक होगा तभी वो आपके अंदर ऊर्जा और जुनून पैदा करेगा। साथ ही उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किन चीजों की कुर्बानी देनी होगी ये पहले से तय कर लें, ताकि रास्ते में निराशा ना हो। सिर्फ ये सोचना कि आप कुछ करेंगे काफी नहीं है। आपको पूरी ईमानदारी से योजना बनाकर छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना होगा। सफलता किसी एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और दोहराव से मिलती है। आप बार बार एक ही काम करके ही उसमें दक्षता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो नई भाषा सीखना हो या फिटनेस बढ़ाना। दुख और निराशा भी आत्मचिंतन और जीवन के नए उद्देश्य खोजने में मदद कर सकती हैं। जब कोई जीवन से चला जाता है या रिश्तों में टूटन आती है तो वही दर्द आपको ये समझाने लगता है कि जीवन में वास्तव में क्या जरूरी है। ऐसे अनुभव समय और ऊर्जा को सार्थक दिशा में ललाने की प्रेरणा देते हैं। रचनात्मक कार्यों में भी दुख एक ताकत बन सकता है। जैसा कि रिसर्च से साबित हुआ है कि कलाकार अक्सर उदासी में अधिक सृजनात्मक होते हैं। शर्म एक गहरी बाधा हो सकती है जो व्यक्ति को ये महसूस कराती है कि वो कुछ पाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप इसे साझा करें, खुद को माफ करें और इंसानी गलतियों को स्वीकार करें तो आप धीरे धीरे इससे उबर सकते हैं। आत्म करुणा और समझ आपको खुद को स्वीकारने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। कोई भी भावना अपने आप में बुरी नहीं होती। अगर आप जागरूक होकर उन्हें सही दिशा दें तो वे आत्म अनुशासन और जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक बन सकती हैं। जब आप किसी कार्य पर काफी समय और मेहनत लगाते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते तो हताश होना स्वाभाविक है। लेकिन यही अनुभव आपको अधिक आत्म अनुशासन विकसित करने की प्रेरणा भी दे सकता है। इसके लिए दो सिद्धांतों, स्टर्जन का नियम और पैरेटो सिद्धांत को समझना जरूरी है। स्टर्जन का नियम यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में 90% चीजें सामान्य या घटिया गुणवत्ता की हो सकती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा क्षेत्र बेकार है। इसी तरह पैरेटो सिद्धांत बताता है कि आपकी मेहनत का 80% हिस्सा अपेक्षित परिणाम नहीं देगा, लेकिन 20% हिस्सा आपकी सफलता का आधार बनेगा। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आप परिणामों की चिंता किए बिना मेहनत करना सीख जाते हैं, जिससे आत्म अनुशासन और भी मजबूत होता है। ये सिद्धांत हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता अनिश्चित होती है, लेकिन इसी अनिश्चितता में उत्साह और संभावना छिपी होती है। आप कभी नहीं जान सकते कि कौन सा प्रयास सफलता दिलाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। दुनिया के सफलतम लोग बार बार असफल होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ प्रयास ही उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। विफलता को समझदारी से संभालना भी जरूरी है। जब कोई प्रयास असफल होता है तो उससे सीखना चाहिए कि क्या गलत हुआ और आगे कैसे सुधार किया जा सकता है। भावनात्मक जुड़ाव के कारण हम अक्सर असफल प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं पाते, जिससे समय, ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
लेकिन अगर आप समझदारी से निर्णय लें और ये स्वीकार कर सकें कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो आप कुछ नया और बेहतर शुरू कर सकते हैं। आत्म अनुशासन और लगातार मेहनत के दौरान खुद को बहुत अधिक धकेलना कैसे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। ये वो स्थिति होती है जब इंसान पूरी तरह थक जाता है, निर्णय नहीं ले पाता, ऊर्जा खत्म हो जाती है और जीवन से निराशा महसूस होती है। ये सिर्फ थकान नहीं होती, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति बन जाती है जिसमें उभरना भी मुश्किल हो जाता है। बर्नआउट अचानक नहीं होता, इसके लक्षण पहले ही दिखने लगते हैं और अगर हम ध्यान दें तो इससे बचा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ना कहना सीखें, पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार लें और शरीर को आवश्यक आराम दें। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सब समय की बर्बादी है, लेकिन असल में ये हमारे दीर्घकालिक प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप थके हुए होंगे तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे और आत्म अनुशासन भी कमज़ोर हो जाएगा। काम का बोझ कम ज़रूरी होता है, असली बोझ हमारे सोचने के तरीके से आता है। अगर हम किसी काम को बोझ समझें तो थकावट जल्दी होगी, लेकिन अगर हम उसी काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकारें और उसमें सीखने का मौका देखें तो मानसिक दबाव कम होता है। सही योजना बनाकर और समय का अच्छा उपयोग करके हम तनाव से बच सकते हैं। काम की शुरुआत में ही एक यथार्थवादी शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे काम का बोझ सही तरीके से बांटा जा सके। अगर आप पहले ही बर्नआउट का शिकार हो चुके हैं तो उससे उबरने का एकमात्र उपाय है आराम। जैसे किसी शारीरिक बीमारी से उबरने के लिए समय चाहिए, वैसे ही मानसिक थकावट से उबरने के लिए भी शरीर और दिमाग को पूरी तरह विश्राम देना जरूरी है। इस दौरान खुद से ये समझना भी जरूरी है कि कहाँ गलती हुई और आगे क्या बदलाव करने होंगे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब